Hello, my dear students. So we are here to discuss question number 9 of your questionnaire. Yes, FM questionnaire book का question number 9 जो कैपिटल बजटिंग का है. एक बार स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए फटाफट ताकि हम लोग इसको डिस्कस करके क्लोज कर सके. Question number 9 says the large profit making company is considering the installation of a machine to process the waste produced by one of its existing manufacturing process to be converted into marketable product. At present, the waste is removed by the contractor for disposal on payment by the company of 150 lakhs per annum for the next 4 years. तो एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कंपनी ने कॉन्ट्रैक्टर के साथ कि 150 लाख पर एनम ले लो और अगले 4 सालों तक ले लो एंड एवरी ईयर हमारा वेस्ट जो है वो रिमूव कर देना. The contract can be terminated upon the installation of the aforesaid machine on payment of a compensation of 90 lakh before processing operation starts. That means अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है तो आपको 90 लाख देने पड़ेंगे इन ईयर 0. दिस कंपनसेशन इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन फॉर टैक्स पर्पस. मतलब ये एक्सपेंस बोलकर पीएनएल डेबिट अलाउड नहीं रहेगा, मतलब इस पर आपको टैक्स नहीं मिलेगा. और जो आप मशीन यूज करोगे वेस्ट डिस्पोज ऑफ करने के लिए, इनफैक्ट वो डिस्पोज ऑफ नहीं हो रहा है, वो मार्केटेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और उसको भी आप बेचकर रेवेन्यू कमा रहे हो. देखिए डिटेल्स आगे दिए. Machine required for the carrying out the processing will cost rupees 600 lakhs to be financed by loan जो कि आप 4 equal installments में पे करोगे commencing from end of first year. For first, second, third, fourth, every year you are going to pay 150 lakhs, right? और इंटरेस्ट भी पे करना है आपको. इंटरेस्ट रेट इज 14% पर एनम बोला इन्होंने, तो 14 रेट से इंटरेस्ट भी देना 14% से इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा. एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर द मशीन कैन बी सोल्ड फॉर 60 लाख रुपीज. तो 60 lakhs will be your terminal cash inflow. बट आगे लिखा है the cost of dismantling and removal will be 45 lakhs. मतलब 60 lakhs में से आपके जेब में तो सिर्फ 15 lakhs ही आएंगे, 45 lakhs तो चले जाएंगे रिमूवल में और डिसमेंटलिंग में. Sales and direct cost of the product emerging from waste for the 4 years are estimated as under. तो अगले 4 साल में जो आपका वेस्ट जो है वो प्रोडक्ट बनेगा मार्केटेबल प्रोडक्ट और उसको बेचकर आप कुछ रेवेन्यू कमाओगे, कुछ एक्सपेंस भी होगा, तो उसके सब डिटेल्स आपको दिए. यहाँ पर सेल्स दे रखा है, मटेरियल कंजम्पशन दिया है, वेजेस दिए, अदर एक्सपेंस दिए, फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया है, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल भी दिया हुआ है आपको. आगे बोला है द इनिशियल स्टॉक ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर कमेंसमेंट ऑफ द ऑपरेशन इज 60 लाख रुपीज. दैट मींस वो 60 लाख रुपीज आपको स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर मतलब 0 ईयर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा. इट्स नथिंग बट वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करना है. स्टॉक इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल. आगे बोला द स्टॉक लेवल ऑफ द मटेरियल इज टू बी मेंटेन्ड एट द एंड ऑफ 1, 2 एंड 3 ईयर. दैट विल बी 165 लाख रुपीस. स्टार्टिंग में आपने इन्वेस्ट किया 60 लाख, बट फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकंड ईयर के एंड में और थर्ड ईयर के एंड में आपको मटेरियल रिक्वायर्ड है 165 लाख का. बट आपका फर्स्ट ईयर में जो मटेरियल है 0 ईयर में जो खरीदा है वो तो 60 लाख का था और आपको मटेरियल मेंटेन करना है 165 लाख का. इसका मतलब 105 लाख का मटेरियल आपको खरीदना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में और फिर उसको मेंटेन रखना पड़ेगा. मतलब उसको कंटिन्यूएशन बेसिस पे मेंटेन रखो, ना इन्वेंटरी ऐड करो ना कम करो. देन दे आर सेइंग द स्टोरेज ऑफ द मटेरियल will utilize the space which could otherwise been rented out at a rent of 30 lakh per annum. तो भैया ये 30 लाख जो है वो रेंट के तौर पे आपको मिल सकते थे, बट आप वो स्पेस को यूज करोगे फॉर स्टोरेज ऑफ मटेरियल, तो रेंट विल बी योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. वो भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा as opportunity cost. Okay, labor cost including the material, labor cost including wages include wages of 40 workers. तो wages जो आपका है ना ऊपर लेबर कॉस्ट जो है ना उसमें wages है, ये जो wages है इसमें 40 workers के ऐसे wages है whose transfer to this process will reduce the ideal time of 45 lakh in year 1, 30 lakh in year 2. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये wages तो वैसे भी देने पड़ते थे, इनका एडेड टाइम था. आपने कॉस्टिंग में एडेड टाइम तो पता ही रहेगा आपको कि फैक्ट्री में वर्कर आके बैठा है, कुछ काम नहीं है, फिर भी वेजेस देने पड़ रहे हैं आपको. तो 45 lakhs इन द फर्स्ट ईयर एंड 30 lakhs इन द सेकंड ईयर. तो इन वेजेस में से ये जो फर्स्ट ईयर का वेज है इसमें से आपको 45 lakhs डिडक्ट करने पड़ेंगे. क्यों डिडक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि वो वेजेस वैसे भी देने पड़ सकते थे आपको क्योंकि वो एडेड टाइम वेजेस थे. एंड सेकेंड ईयर में से 30 lakhs ये भी आपको माइनस करके कंसिडर करना पड़ेगा बिकॉज 30 lakhs का वेजेस आपको वैसे भी देना पड़ सकता था आप अगर ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करो या ना करो. तो आपने कॉस्टिंग में क्या सीखा, जो आपके फैसले से कॉस्ट चेंज नहीं होता है वो इररिलेवेंट कॉस्ट है.
तो आपका एडेड टाइम वेजेस तो वैसे भी जाने वाला था, ऐसे भी जाने वाला था, तो वो मेरे डिसीजन मेकिंग के लिए मैं यूज नहीं करूंगा. 45 lakhs from first year, 30 lakhs from second year. Then they are saying factory overheads. ये जो है ना factory overheads, ये वाला part. Now they are saying about this factory overheads include apportionment of general factory overheads except to the extent of insurance charges of rupees 90 lakh per annum payable on this venture. इसका मतलब ये जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है, ये पूरे के पूरे फैक्ट्री ओवरहेड्स हमारे कोई काम के नहीं है. हम सिर्फ इसमें से लेंगे 90 lakhs, क्योंकि वो एक्सक्लूसिवली इस वेंचर के लिए खर्च हो रहा है इंश्योरेंस पर. बाकी का जो अमाउंट है फैक्ट्री ओवरहेड्स का, वो अपॉर्शन्ड है, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो अगर आप ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करो या ना करो, वो कॉस्ट तो वैसे भी लगना है. सिर्फ फर्क क्या है, वो 3 प्रोडक्ट पे अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो आप 4 प्रोडक्ट पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. मतलब आपके फैसले से फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने एक्सटेंट तक चेंज हो रहे हैं, ओनली फॉर द ट्यून ऑफ इंश्योरेंस चार्जेस 90 lakhs per annum. Then they are saying income tax is 30%, present value factors 14% से दे रखे, तो ये फैक्टर्स आपको यूज करने हैं. Advise the management on the desirability of the machine which is used for processing this waste. All calculations should form a part of your answer. तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, नथिंग टू वरी एट ऑल. हम बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं. देखते दोस्तों इसका आंसर हम लोग सॉल्व करके कैसे होता है. यस गाइस, चलो यहाँ पे हमने एमटीपी सॉल्व किया था, उसी के नीचे सॉल्व कर लेते. राइट, दिस इज योर क्वेश्चन डिस्कशन, क्वेश्चन नंबर 9. ओके, क्वेश्चन नंबर 9. FM क्वेश्चनियर, कैपिटल बजटिंग. तो कहाँ का क्वेश्चन है ये, कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है. ओके, क्वेश्चन नंबर 9. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इनिशियल एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं आएंगे, 0 ईयर का आउटफ्लो कुछ नहीं होगा सिवाय स्टॉक ऑफ मटेरियल के और वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के. मशीन का आउटफ्लो नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि वो आप मशीन लोन पे ले रहे हो और उसका पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट में कर रहे हो. राइट, तो यहां पर सबसे पहले इनिशियल कैश फ्लो, आई एम डायरेक्टली राइटिंग द नंबर्स ताकि आपके साथ सॉल्यूशन तो पूरा प्रिंटेड ही है, बट मेनली आपको समझ जाए कि वो कैसे आया. ओके, इनिशियल आउटफ्लो 90 lakhs का आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्टर जो टैक्स डिडक्टिबल नहीं है, इसलिए हमने पूरा 90 लाख रुपीस दिया. ओके, उसके अलावा स्टॉक के लिए आपने 60 lakhs खर्च किए, तो टोटल 150 lakhs, टोटल विल बी 150 lakhs. ओके, तो ये आ गया आपका 0 ईयर का आउटफ्लो. अब आप आपका पीएनएल बना लो यहाँ पर, और उसके बाद हम बनाएंगे कैश फ्लो. ओके, तो यहाँ पर जानबूझ के मैं लिख रहा हूँ इनकम स्टेटमेंट. क्यों इनकम स्टेटमेंट लिख रहे हैं हम लोग, ध्यान से समझिए बात को, क्योंकि आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट अलग है और इनकम स्टेटमेंट यहाँ पर अलग है. चलिए, तो एक काम कर सकते हैं हम, ऐसे इनकम स्टेटमेंट बोलने से अच्छा इसको इंटरिम कैश फ्लो भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं करेगा. इंटरिम कैश फ्लो 1 से 4 ईयर्स का. यहाँ पर सबसे पहले 4 ही साल है, इसलिए ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4. ओके, ये आपके ईयर्स, इसको एक लाइन नीचे ले लेते हैं. राइट, और ये आ जाएगा आपका पर्टिकुलर्स. राइट, 4 साल का डेटा है, और इन 4 सालों में सबसे पहले हम लेंगे सेल्स. सेल्स के नंबर क्या है, रुपीज इन लैक्स बोल देंगे यहाँ पर. 966, 966, 1254,
1254. B part will be material consumed. Material consumed. That material consumed is your expense, okay, not outflow but expense. तो हम लोग expense ले रहे हैं अभी, not outflow मतलब हम material consumed is nothing but जो production में material जाता है वो minus कर रहे हैं. तो 90, 120, 255, 255. That's material consumed. Obviously ये purchase करके consume किया हुआ है, right? तीसरा wages. हम लोग जो wages लेंगे फर्स्ट ईयर में, जो क्वेश्चन में दिए वेजेस है वो पूरे नहीं लेने, 255 में से माइनस करना होगा 45 लैक्स, तो 180 लैक्स. सेकेंड ईयर में 255 में से माइनस करना होगा 30 लैक्स, राइट, तो इट विल बी 195 लैक्स. और बाकी आगे की ईयर में 255 एंड 300 लैक्स. जैसे वेजेस दिए वैसे, सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड ईयर में, क्योंकि वो वैसे भी वेजेस देने पड़ते थे, वो आइडल टाइम वेजेस थे, इसलिए हमने उसको माइनस कर दिया, क्योंकि हमारे पैसे से उतना एक्सटेंट तक खर्चा चेंज नहीं हो सकता है, वो इररिलेवेंट कॉस्ट है फिर. देन डी पार्ट विल बी अदर एक्सपेंस. एंड अदर एक्सपेंसेस के अंदर जो भी एक्सपेंसेस दिए वो सब लेने पड़ेंगे, बिकॉज उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है. तो इट विल बी 120 lakhs, 135 lakhs, 162 lakhs and 210 lakhs. Then E part will be your factory overheads, जिसके अंदर में दोस्तों I will consider only insurance. I will not consider other apportionment expenses because वो वैसे भी लगने थे, वो जनरल एक्सपेंसेस थे जो इधर इस प्रोडक्ट पर अपोर्शन थे, राइट. आपको अपोर्शनमेंट अब पता नहीं होगा ओवरहेड्स का, तो आपको कॉस्टिंग सीखना पड़ेगा. इट्स अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स, जो कि हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं लगा था बट इंश्योरेंस लगा था. सो 90 lakhs एवरी ईयर, दैट आई विल कंसिडर. फिर लॉस ऑफ रेंट, ये भी कंसिडर करना होगा हमें. लॉस ऑफ रेंट किसके लिए, जो मटेरियल यूसेज के लिए हम जगह यूज कर रहे हैं वो रेंट आउट भी की जा सकती थी. तो लॉस ऑफ रेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के तौर पे 30 lakhs एवरी ईयर. अज्यूम करना पड़ेगा लॉस ऑफ रेंट इज बिफोर टैक्स. फिर आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी आपको पे करना है. इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन कितना लिया था दोस्तों, 600 लाख का. लो कैसे, 600 लाख पे 14%, बट 84 लाख जो ये सिर्फ फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है. सेकेंड ईयर के लिए 600 में से माइनस करना होगा 150, बिकॉज 4 इंस्टॉलमेंट में हम उसको रीपे भी कर रहे हैं. तो 150 माइनस करने के बाद बचा 450, इस पे 14% अगर मैं लूं तो इट विल कम ओनली 63 लाख. ऐसी सेम 42 लाख और ऐसी सेम 21 लाख. 150 लाख से बैलेंस ऑफ लोन कम करना है, बिकॉज हम रीपेमेंट भी कर रहे हैं, जो मैं बाद में दिखाऊंगा. देन कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन तो गिवन है क्वेश्चन में, एज पर इनकम टैक्स रूल्स डायरेक्टली वही ले लो जो गिवन है. 150, 114, 84 एंड 63 lakhs. देन व्हाट, और क्या बचा, प्रॉफिट निकाल लो. प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी माइनस ई माइनस एफ माइनस जी माइनस एच. तो सेल्स में से ये सब आइटम आपको माइनस करने हैं. तो दोस्तों आपका प्रॉफिट जो है इट विल बी 966 माइनस 90 माइनस 180 माइनस 120 माइनस 90 माइनस 30 माइनस 84 माइनस 150, 222. और इसी तरीके से आगे का आंसर 219, 336 एंड 285. आप कैलकुलेट करके देख लो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नंबर्स मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे. ओके, तो ये आ गया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स. अब क्या करेंगे, इस पर भर देंगे टैक्स. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा. क्या वो हमारा कैश फ्लो है, बिल्कुल भी नहीं है. ओके, जे पार्ट में हम लेंगे टैक्स एट द रेट, कितने रेट, 30%. तो 30% मतलब 0.3 इंटू 222, तो इट विल बी 66.6 एंड
के पार्ट में लेंगे पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, राइट, लेस इज इक्वल टू 222 into 30% less is equal to is 155.4. Second case 219 into 30% will be 65.7, less is equal to 153.3. 336 into 30% will be 100.8, less is equal to will be 235.2, and 285 into 30% is 85.5, less is equal to will be 199.5. ये आपके पैट के नंबर आ गए। बट इस पैट के नंबर में से हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें इस पैट के नंबर में एड बैक करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, तो हमें मिलेगा हमारा CFAT। बट CFAT इतनी जल्दी नहीं आएगा दोस्तों, ये पैट के नंबर्स को साइड में रख दो, पैट निकाल के रख दिया। अब जरा सोचते हैं कि क्या क्या हमें कंसिडर करना है और क्या नहीं कंसिडर करना है, राइट। सबसे पहले पैट जो नंबर है हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला, इसमें एड बैक कर लेंगे डेप्रिसिएशन, राइट। एल पार्ट डायरेक्ट CFAT निकाल सकते थे एक्चुअली, चलो निकाल लेते CFAT, बट उसको CFAT बोलने से अच्छा पैट एड बैक डेप्रिसिएशन बुलाएंगे, पैट प्लस डेप्रिसिएशन, क्योंकि काफी एडजस्टमेंट बाकी है। और पैट प्लस डेप्रिसिएशन अगर कर लेंगे तो एड बैक डेप्रिसिएशन हो जाएगा, सो इट विल बी 155.4 प्लस depreciation of 150, that will give me 305.4। 305.4 ये क्या है दोस्तों, ये पैट एड बैक डेप्रिसिएशन नंबर्स है, ओके। अब इसके बाद वापस से 153.3 एड बैक डेप्रिसिएशन ऑफ 114, 267.3, फिर 235.2 एड बैक डेप्रिसिएशन 84, 319.2, लास्ट केस 199.5 एड बैक डेप्रिसिएशन 63, 262.5, 0। ये दोस्तों हम बोल सकते थे CFAT, बट इसके अंदर और चीजें कंसिडर करना बाकी है। M, अब लेंगे हम मटेरियल का एक्सपेंस। दोस्तों स्टॉक ऑफ मटेरियल जो है, स्टार्टिंग में आपने कितने का खरीदा सर, 60 लाख का खरीदा, मगर फर्स्ट ईयर में मेंटेन कितना करना है और आगे मेंटेन कितना करना है, 165 लाख का मेंटेन करना है। इसका मतलब आपके पास तो 60 लाख इन्वेस्टेड थे, अब आपको और इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 105 लाख। तो मैं यहां पर ले लूंगा मटेरियल स्टॉक, मटेरियल स्टॉक 105 लाख, राइट। 105 लाख का मटेरियल का स्टॉक आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तो दैट्स योर कैश आउटफ्लो, ओके। अब इसके बाद भी तो सर आप मटेरियल पे कंजम्पशन पे खर्चा कर लीजिए, वो ऑलरेडी हमने यहाँ पर लेस कर दिया है। तो ये जो भी मटेरियल कंज्यूम्ड है ये परचेज होकर खर्च भी हो चुका है, बट मुझे स्टॉक लेवल मेंटेन करने थे, तो मैंने क्या किया, जस्ट इमेजिन करो 60 लाख का आपने पहले मटेरियल लिया, लो कैलसी 60 लाख, अब इसमें ऐड कर दो आपका मटेरियल कंज्यूम्ड 90 लाख का जो आपने परचेज किया, इसलिए आउटफ्लो है वो आपका, और खर्च होने के बाद आपके पास मटेरियल का स्टॉक कितना बचा, तो माइनस 90 करेंगे तो मटेरियल का स्टॉक फिर से 60 बचा हुआ है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में खर्च हो चुका है, कंज्यूम हो चुका है 90 लाख का। तो अब 60 लाख सी मेंटेन, मतलब आपके पास 60 लाख का स्टॉक बचा, बट ईयर 1 के एंड में आपको स्टॉक मेंटेन करना था 165 लाख का, तो 105 लाख का और परचेज करना पड़ेगा, तो 105 इसमें ऐड करेंगे तो 165 का स्टॉक बन गया। अब इसके आगे 165 का स्टॉक मेंटेन करना है, तो इसके आगे मैं और कुछ यहाँ पर स्टॉक ऑफ मटेरियल में डालूंगा नहीं, क्योंकि एवरी ईयर जितना भी कंज्यूम हो रहा है उतना मैं परचेज कर रहा हूँ। तो 120 लाख का कंज्यूम हुआ, मैंने परचेज भी 120 लाख का किया, मेंटेन कितने पे रहा स्टॉक, वापस से 165 लाख पे मेंटेन रहा। उसके अगले साल कितना कंज्यूम हुआ, 255, मैंने कितना खर्च करके मतलब परचेज कितना किया, 255 लाख, कंज्यूम कितना हो गया, 255 लाख। अब मेरे पास स्टॉक कितने का बचा है, फिर से 165 लाख का। इस तरीके से हमारा स्टॉक लेवल मेंटेन्ड है अब 165 लाख पे, ओके राइट। तो ये था आपका मटेरियल कंज्यूम, मटेरियल का स्टॉक जो आपको यहाँ पर आउटफ्लो देगा।
देन कॉन्ट्रैक्टर को आपको पेमेंट करना है, वो तो आपने खैर कर दिया, कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट आप वापस से करने की जरूरत नहीं, बट कॉन्ट्रैक्टर को एवरी ईयर जो पे होता था अदरवाइज वो बच जाएगा, तो वो आपका इनफ्लो कंसिडर होगा, सेविंग बोल के कंसिडर होगा, राइट। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट सेव्ड नेट ऑफ टैक्स लेना पड़ेगा, क्योंकि आप जो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते थे उस पर टैक्स भी मिलता था, तो आपको नेट ऑफ टैक्स लेना पड़ेगा। आप एवरी ईयर कॉन्ट्रैक्टर को कितना पे करते थे, 150 लाख पे करते थे, इनटू 30% 45 लाख का टैक्स बचता था, लेस इज इक्वल टू 105 लाख का आपका पैसा एवरी ईयर का आउटफ्लो होना बच गया, मतलब इनफ्लो हो गया। तो हम ले लेंगे यहां पर 105 105 105 105 डायरेक्टली। कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट सेव हुआ है, ये आपका इनफ्लो है। मटेरियल का स्टॉक खर्च करना पड़ा आपको ये मेंटेन करने के लिए, ये आपका आउटफ्लो है। एम इज आउटफ्लो बट एन इज इनफ्लो, ओके। इसके अलावा और क्या है दोस्तों, और क्या है, लोन का रीपेमेंट है। एवरी ईयर प्रिंसिपल अमाउंट रीपे हो रहा है लोन का आपका, तो ओ पार्ट अपन बोलेंगे प्रिंसिपल रीपेमेंट। प्रिंसिपल रीपेड कितना, 150 लाख। इसी की वजह से तो इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट एवरी ईयर का अलग अलग किया, तो 150 लाख आया कहां से सर, 600 लाख को डिवाइड बाय 4 करके 150 लाख आ गया, राइट। तो ये सभी आपके क्या बन गए, ये आउटफ्लो बन गए। मगर कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट जो सेव हुआ है वो आपका इनफ्लो, ये आपका आउटफ्लो है, ओके। दैट्स इट, हो गया। अब आप ले सकते हो आपका पी पार्ट, CFAT, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। एंड कैश फ्लो आफ्टर टैक्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, L मतलब आपका पैट प्लस डिप्रिसिएशन, माइनस कर दो M क्योंकि वो आपका आउटफ्लो है, प्लस कर दो N क्योंकि वो आपका इनफ्लो है, एंड माइनस कर दो O क्योंकि वो आपका आउटफ्लो है। दैट्स इट दोस्तों, करके देखो कितना आता है, 305.4 माइनस 105 एड 105 एंड माइनस 150, तो ये आ गया 155.4, करेक्ट। नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, 267.3। डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट सेव होगा, तो वो आप ऐड करोगे 105 एंड माइनस कर दोगे 150, तो आपका आंसर आएगा 222.3। नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, 319.2। कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट सेव हो गया 105, माइनस होगा लोन का रीपेमेंट 150, 274.2। एंड लास्ट ईयर में 262.5, ऐड करो 105 सेव हो गया, माइनस करो 150 इंस्टॉलमेंट दिया, तो 217.5, ये आ गया आपका CFAT। अब दोस्तों थर्ड पार्ट में हम बोलेंगे टर्मिनल कैश फ्लो। टर्मिनल कैश फ्लो में क्या क्या आएगा दोस्तों, आपका सेल ऑफ मशीनरी, आपका मशीनरी कितने में बेचा आपने, देखो एक बार जरा, आपका मशीनरी कितने में बेचा आपने। उन्होंने बोला है मशीनरी के लिए कि हमने मशीनरी कितने में बेचा है, यहां पर लिखा है 60 लाख में, बट उसके डिसमेंटलिंग एंड रिमूवल के लिए आपको 45 लाख देने पड़े, मतलब 15 लाख ही आपके जेब में आए। 15 लाख जो आपके जेब में आए हैं, दैट विल बी योर कैश इनफ्लो। आर यू अंडरस्टैंडिंग, दैट विल बी योर कैश इनफ्लो। इसके अलावा दोस्तों आपका ये जो मशीनरी का पैसा ये तो आ ही रहा है, बट इसके अलावा एक और चीज आएगी आपके टर्मिनल कैश फ्लो में। फिलहाल हम लिख देते 60 माइनस 45, मतलब नेट आपको 15 लाख तो समझ ही गया, राइट। ये तो आपके जेब में आ ही रहे, चलो लिख देंगे, सेपरेट सेपरेट दिखा देंगे तो और भी बेहतर समझेगा आपको। आप यहां पे लिख दो सेल वैल्यू ऑफ मशीन 15 लाख, करेक्ट। अब दोस्तों इसके अलावा आपका जो स्टॉक ऑफ मटेरियल आपने मेंटेन किया 165 लाख का, वो स्टॉक भी तो आपका फ्री हो जाएगा, बिक जाएगा, तो दैट विल बी यू कैन से रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो यहां पर हम बोलेंगे एड रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल विच इज नथिंग बट स्टॉक। कितने का आपका स्टॉक रिलीज हो रहा है, 165 लाख का, तो ये भी तो पैसा डे टू डे ऑपरेशन में से
फ्री होकर आपको मिल जाएगा। आपको याद है रेगुलर क्लासेस में हमने क्या बोला था, जो भी इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल है दैट इज अज्यूम्ड टू बी रिकवर एट द एंड। तो हमारा स्टॉक का इन्वेस्टमेंट वर्किंग कैपिटल का ही तो है, और हमने पूरे 4 सालों के लिए स्टॉक कितना मेंटेन रखा था, 165 लाख का मेंटेन रखा था। तो एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर वो पैसा पूरा फ्री हो जाएगा, आपका इनफ्लो हो जाएगा। एंड देयरफॉर 15 प्लस 165 इज 180 lakhs, दैट विल बी योर कैश इनफ्लो। बस इसके बेसिस पर आपको एनपीवी स्टेटमेंट बनाना है और आपका आंसर क्लोज करना है। आप एक बात याद रखिए, जो 15 लाख से इस पे कैपिटल गेन हमने कंसिडर नहीं किया है। आप कंसिडर कर भी सकते हो बट कैपिटल गेन का अलग से टैक्स रेट नहीं दिया है, तो इसलिए आपको नोट लिखना पड़ेगा, कैपिटल गेन टैक्स इज इग्नोर्ड, राइट। स्टेटमेंट ऑफ एनपीवी, year, then you can write here cash flow, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट 14% क्योंकि रेट ही 14% बोला है, एंड डीसीएफ। राइट, 0 1 2 3 4 4 जीरो में आएगा इनिशियल आउटफ्लो, रुपीज इन लैक्स कर दो। तो बोलो इनिशियल में कितना लिया था अपन ने, 150 लैक्स, तो 0 ईयर में आउटफ्लो हो जाएगा 150 लैक्स। देन एवरी ईयर का आपका इनफ्लो है 155.4, 222.3, यहां से नंबर कॉपी कर रहा हूं मैं, 274.2, 217.5, एंड लास्ट में टर्मिनल जो है 180 लैक्स का। डिस्काउंटिंग फैक्टर ये 1 ले लो, ये 150 लाख का आउटफ्लो हो जाएगा। देन 1 2 3 4 के फैक्टर्स क्वेश्चन में दिए आपको, 0.877, 0.769, 0.674, 0.592, फिर से 0.592। राइट, तो दोस्तों फाइनल आंसर आपका मिल रहा है आपको 0.877 into 155.4 is equal to memory plus 136.29, 222.3 into 0.769 is equal to memory plus 170.95। मेमोरी प्लस कर रहा हूं मैं, तो राउंड ऑफ किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी 2 डेसिमल तक आप लिख रहे हो तो और क्या चाहिए ना। 274.2 into 0.674 is equal to memory plus 166.61, 217.5 into 0.592 is equal to memory plus 128.76, 180 into 0.592 memory plus 106.56। इन सभी पॉजिटिव नंबर का टोटल 709 होता है, माइनस करेंगे 150 तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा 559.17 आता है। आ रहा है कि आंसर एक बार चेक कीजिए, एक बार पूरा थोरली चेक कीजिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन। यहाँ पे एक स्लाइड करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे देखिए ये 3rd ईयर में ये गलती हो गई, इसकी वजह से आंसर कुछ अलग आ रहा है स्लाइटली। देखो 274.2 इंटू 0.674 अगर मैं करूँ तो इट्स 184.81। तो अब आपका आंसर निकालो। So your answer is 577.37, 577.37 in lakhs। क्योंकि एनपीवी पॉजिटिव तो आप बोलोगे कि प्रोजेक्ट हम एक्सेप्ट कर लेंगे। आप दोस्तों आई एम श्योर कि आपको अच्छे से समझा रहेगा कि आज हमने जो डिस्कस किया ये मैंने क्लास में आपको एज अ होमवर्क दिया था, जो यहाँ पर डिस्कस करके मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ।
आई होप कि आप आपके एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होगे। डेफिनेटली ये सब डिस्कशंस बहुत मैटर करते हैं, तो अच्छे से देख लीजिए। इनमें से ऐसा नहीं कि पूरा ऐसा का ऐसा क्वेश्चन रिपीट होगा, बट इसके कुछ एडजस्टमेंट एग्जाम में आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, सी यू।